सोचिए दोस्तों, जिस पॉलिटिकल पार्टी को नए इलेक्टोरल मैप से सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है, वही गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि डिलिमिटेशन कब होगा और किस सेंसस पर बेस्ड होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट डिलिमिटेशन कमीशन बनाएगी, उसके चेयरपर्सन को अपॉइंट करेगी और कमीशन कितने समय तक काम करेगा ये भी डिसाइड करेगी। और इसी प्रोसेस से तय होगा कि 2029 के बाद किस स्टेट की पॉलिटिकल पावर बढ़ेगी, किसकी घटेगी और दिल्ली की गवर्नमेंट बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्टोरल रोड कहां से गुजरेगा। अगर मैच खेलने वाली टीम रेफरी की अपॉइंटमेंट, मैच की डेट, डेटा और ग्राउंड सब पर इन्फ्लुएंस रखे तो ये नॉर्मल रिफॉर्म नहीं है, ये डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा डेंजर है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुर्शिद है और आज हम बात करेंगे कि डिलिमिटेशन बिल असल में क्या है, गवर्नमेंट इसे दोबारा लाने के लिए नंबर्स कैसे जुटा पाएगी, तृणमूल कांग्रेस के स्प्लिट से पार्लियामेंट के एरिथमेटिक कैसे बदला, साउथ इंडिया को सीट्स बढ़ने के बाद भी पॉलिटिकल लॉस कैसे हो सकता है, एंड फाइनली व्हाई दिस बिल कुड चेंज इंडियाज डेमोक्रेसी परमानेंटली। पहले समझिए दोस्तों, बिल अभी पास नहीं हुआ है। 17 अप्रैल 2026 को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लोकसभा में डिफीट हो गया था। 528 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपीज़ ने वोटिंग की। बिल पास करने के लिए 352 वोट्स चाहिए था, गवर्नमेंट को सिर्फ 298 वोट्स मिले, यानी गवर्नमेंट 54 वोट से पीछे रह गई। इसके बाद कनेक्टेड डिलिमिटेशन बिल को भी विड्रॉ करना पड़ा। मानसून सेशन ख़त्म हो चुका है और गवर्नमेंट ने स्पेशल सेशन की रिपोर्ट्स को भी डिनाई किया है, लेकिन पॉलिटिकल आउटरीच जारी है। रीजनल पार्टीज से डिस्कशन, ऑपोजिशन पार्टीज में स्प्लिट और नए फॉर्मूले की रिपोर्ट्स बताते हैं कि बिल ख़त्म नहीं हुआ है। गवर्नमेंट अभी भी रिक्वायर्ड नंबर और पॉलिटिकल सपोर्ट की तलाश में है और ऐसा लगता है कि कभी भी स्पेशल सेशन बुलाया जा सकता है और बिल को दोबारा पेश किया जा सकता है। गवर्नमेंट को कितने वोट्स चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस में बिल को अलग अलग पेश करना होगा। कोई जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो सकता। बिल को हाउस की टोटल मेंबर्स के मेजोरिटी और प्रेजेंट और वोटिंग मेंबर्स का 2/3 सपोर्ट चाहिए। अगर लोकसभा की इफेक्टिव स्ट्रेंथ 540 हो और सभी वोट करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 360 वोट चाहिए होंगे। अटेंडेंस और एब्सेंटेशंस के हिसाब से एग्जैक्ट नंबर बदल सकता है। अप्रैल में गवर्नमेंट को 298 वोट मिले थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के 20 रेबल एमपीज़ ने इस मामले में सरकार को सपोर्ट करने का फैसला लिया है। इसके बाद एनडीए के पास पॉसिबल सपोर्ट बेस 293 से बढ़कर अप्रॉक्सीमेटली 313 हो चुका है, लेकिन 313 भी इनफ नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट को और रीजनल पार्टीज़ का सपोर्ट, ऑपोजिशन एमपीज़ की एब्सेंस या स्ट्रेटेजिक एब्सेंटेशंस चाहिए होंगे। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी 2/3 मेजोरिटी सपोर्ट चाहिए। इस अमेंडमेंट को कम से कम आधी स्टेट लेजिस्लेचर यानी 14 आउट ऑफ 28 स्टेट से रेटिफिकेशन भी लेना होगा। गवर्नमेंट के हाथ में 5 स्विचेस है दोस्तों। ओरिजिनल बिल को आप सही से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। सबसे पहला, लॉ किस डेट से स्टार्ट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। दूसरा, डिलिमिटेशन कमीशन कब बनेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तीसरा, कमीशन बनने की डेट पर जो लेटेस्ट पब्लिश सेंसस अवेलेबल होगा वो भी सरकार डिसाइड करेगी। चौथा, कमीशन का चेयरपर्सन जो सर्विंग या फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज होंगे उससे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। पाँचवा, कमीशन का टेन्योर और एक्सटेंशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पार्लियामेंट को फ्यूचर में सिंपल मेजोरिटी से ये डिसाइड करने की पावर भी देता था कि डिलिमिटेशन कब होगा, कौन सा सेंसस इस्तेमाल होगा। यानी पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से दरवाज़ा खोलिए, उसके बाद सिंपल पार्लियामेंट्री मेजोरिटी से टाइमिंग और डेट कंट्रोल कीजिए। ऑपोजिशन को कंसल्टेशन ज़रूर मिलेगा बट कंट्रोल नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट कहेगी कि एमपीज़ और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी एमएलएस इनको कमीशन के साथ एसोसिएट किया जाएगा, लेकिन बिल का सेक्शन 5 क्लॉज 4 कहता है कि एसोसिएट मेंबर्स फाइनल डिसीशंस पर ना वोट कर सकते हैं और ना ही सिग्नेचर कर सकते हैं। ऑपोजिशन रूम में बैठ सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन रोक नहीं सकते। फाइनल ऑर्डर गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश होते ही लॉ बन जाएगा। पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज के सामने ऑर्डर बाद में रखा जाएगा, अप्रूवल के लिए नहीं रखा जाएगा। बिल ये भी कहता है कि फाइनल ऑर्डर को कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में साफ कहा था कि
कि डिलिमिटेशन का डिसीजन कोर्ट के जांच से कम्प्लीटली बाहर नहीं है। अगर कोई डिसीजन अनफेयर, आर्बिट्री या कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ हो तो कोर्ट उसमें इंटरवीन कर सकता है। कोर्ट इस प्रोसेस को रिव्यू कर सकता है, लेकिन बहुत लिमिटेड सिचुएशन में। मतलब ऑपोजिशन सिर्फ सजेशन दे सकता है, पार्लियामेंट को फाइनल डिसीजन होने के बाद इंफॉर्मेशन मिलेगी और कोर्ट सिर्फ सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस पर इंटरफेयर कर सकता है। तो सीधा समझिए दोस्तों, गवर्नमेंट के पास ज़्यादा कंट्रोल होगा, लेकिन उस डिसीजन को रोकने के लिए ऑपोजिशन, पार्लियामेंट और कोर्ट के पास बहुत कम पावर होगा। 2023 के अपॉइंटमेंट लॉ के अंडर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को सिलेक्ट करने वाली कमेटी में प्राइम मिनिस्टर, एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं। यानी गवर्नमेंट के पास 2-1 मेजोरिटी है। सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बरावाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट में कहा था कि इलेक्शन कमीशन को एग्जीक्यूटिव और रूलिंग पार्टी प्रेशर से इंसुलेटेड, मतलब आज़ाद रहना चाहिए। कोर्ट के इंटीरियम मॉडल में प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, लेकिन नए लॉ ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को कमेटी में रख दिया गया है। पार्लियामेंट रिसर्च सर्विस यानी PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च ने वार्न किया था कि गवर्नमेंट डोमिनेटेड सिलेक्शन प्रोसेस इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन कर सकता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर की वार्निंग भी क्लियर था दोस्तों। फ्री इलेक्शन के लिए इलेक्शन मशीनरी गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होनी चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन का रिप्रेजेंटेटिव डिलिमिटेशन कमीशन का इम्पोर्टेंट मेंबर होगा। प्रॉब्लम किसी इंडिविजुअल कमिश्नर की पर्सनल ऑनेस्टी की नहीं है दोस्तों। प्रॉब्लम यह है कि जिस इंस्टीट्यूशन की अपॉइंटमेंट प्रोसेस पर ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस का सवाल है, उससे इलेक्टोरल बाउंड्रीज रीड्रॉ करने में सेंट्रल रोल दिया जा रहा है। डेमोक्रेसी में रेफरी का इम्पार्शियल होना ही इनफ नहीं है, रेफरी का इंडिपेंडेंट दिखना और पब्लिक का उस पर ट्रस्ट होना भी बहुत ज़रूरी है।